आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और ये शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। ये आप आमतौर पे जानते होंगे कि 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आप स्क्रीन पे। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के क्या नाम हैं? तो आपने ट्रेनिंग लिया होगा गूगल मीट के माध्यम से। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये 3 मॉड्यूल थे जिसका प्रशिक्षण आपने हाल ही में लिया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रेरणा लक्ष्य याद करने के ट्रिक हमने बताए हैं एक वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा। निश्चित रूप से आप जो प्रेरणा का लक्ष्य है उसको एकदम आत्मसात कर लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है कि प्रेरणा लक्ष्य कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ लेते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आधारशिला मॉड्यूल का जो विकास है वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चा गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है, यह किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो यह प्रेरणा लक्ष्य दोस्तों कक्षा 4 के लिए है। यदि गुणा की जगह पे भाग दे देता तब आप क्या कहते हैं? तो ये भाग जो है, बच्चा अगर भाग का 75% प्रश्नों के सही हल कर लेता है तो वो प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 5 के लिए। तो वर्तमान में जो गुणा का है ये कक्षा 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की मौलिक संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? जी हाँ दोस्तों, गणित की जो मौलिक संकल्पनाएं होती हैं वो जोड़, घटाना, गुणा और भाग होती हैं, जो कि मौलिक इसकी संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं। मौलिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित जिसे आप टीएलएम के नाम से जानते हैं, और आईसीटी आधारित जो गतिविधि होती है वो गतिविधि, यानी कुल मिला के गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर अध्यापक को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि हर काम आप दीक्षा ऐप पर ही कर रहे हैं। तो कोई भी सामान्य सा सवाल है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो दीक्षा तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको, अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाइए और दीक्षा का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, ये जनरल कॉमन क्वेश्चन बनता है। ये आप भी सहमत होंगे इस बात से। तो दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आप यहाँ से देख के और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दीक्षा पर आपने अभी तक कौन कौन से प्रशिक्षण लिए हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सामान्य क्वेश्चन है जो सामान्य रूप में कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो आपने प्रशिक्षण लिया है तो अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि आपने कौन कौन से प्रशिक्षण लिए हैं। बहुत सारे लोग तो 8-8 और 4-4, 5-5, 6-6 प्रशिक्षण ले चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो हम लोग किए हैं वो जनरली जो प्रशिक्षण अभी तक लिया गया है वो उपचारात्मक प्रशिक्षण हो गया है। इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, जो कि मानव संपदा से दीक्षा को मर्ज करने के बाद ये लिया गया है, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। और उसके बाद से सेकंड ट्रेनिंग जो थी मर्ज होने के बाद, वो गणित में आकलन की ट्रेनिंग थी, जो अभी कुछ लोग लिए हैं, कुछ लोग अभी शेष भी हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि आपने दीक्षा पे कौन कौन सी ट्रेनिंग ले ली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्चुअल आउटकम में अंतर, यानी कि जब बच्चा से हम अपेक्षा करते हैं कि इतनी वो सीख लेगा, और जो उसकी वास्तविक पोजीशन होती है, एक्चुअल पोजीशन होती है, तो उन दोनों में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं लर्निंग गैप। इसी के आधार पे हमने एक और क्वेश्चन बनाया जो दूसरे तरह से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, जब आपने ट्रेनिंग ली थी तो उस ट्रेनिंग के दौरान जब आपने ट्रेनिंग पूरी की तो उसके बाद क्वेश्चन जो करने थे उसमें ये आया था कि लर्निंग गैप का सही फार्मूला क्या है। उसमें 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से ये भी विकल्प आपके सामने आया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों है, ई फॉर एक्सपेक्टेड, ओ फॉर आउटकम, ए फॉर एक्चुअल और ओ फॉर आउटकम, एल फॉर लर्निंग एंड जी फॉर ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये गैप है दोस्तों। इसको संशोधित कर लीजिए, यहाँ ग्रोथ गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे गैप है यानी लर्निंग गैप। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम इक्वल टू लर्निंग गैप।
तो ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये उसी का फार्मूला है, शॉर्टकट में आप इसे ऐसे कह सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? तो जो ध्यानाकर्षण के लिए समय निर्धारित है वो है प्रतिदिन प्रथम कालांश में 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसको हर हाल में आपको जानना चाहिए कि जो शिक्षण डायरी है आपकी और जो शिक्षण योजना की बात कही गई है वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में इस बात की चर्चा की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेज पे दोस्तों आपका क्वेश्चन है LSRW का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने पहला ही क्वेश्चन ये दिया था लेकिन वो हिंदी में था। इसे इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। यानी कि जो भाषा सीखने का क्रम है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लास्ट में आता है लिखना। तो इसी क्रम को इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है LSRW। यानी LSRW क्या है या फिर LSRW का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इस तरह से दोस्तों तैयार रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को LSR बोलते हैं। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर होगा कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 और 2 की कक्षाएं शामिल हैं।